A very good morning to all of you students. So today we are going to discuss coordination in plants. So let's see what we have in here in this chapter for this topic. Animals have a nervous system for controlling and coordinating the activity of the body, but plants have neither a nervous system nor a muscles. So how do they respond to the stimuli? When we touch the leaves of the chui mui, the sensitive or the touch me not plant for the mimosa family, they begin to fold up to a and drop. When seed germinates, the root goes down and the stem comes into the air. What happens? Firstly, the leaf of the sensitive plant move very quickly in the response to touch. There is no growth involved in this movement. On the other hand, the directional movement of the seeding or caused by growth, if it's prevented from growing, it will not show any movement. So plants show different types of movement, one dependent on growth and the other independent of growth. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, तक हमने क्या देखा, एनिमल्स के में अंदर देखा किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करें। चलिए अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बेसिकली उनके पास नर्वस सिस्टम है, मसल्स हैं जो सारी चीज़ें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रही है और अकॉर्डिंगली जो है रिफ्लेक्स कर रही है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ऐसा क्या है, क्यों प्लांट जो है ऐसे रिएक्ट करती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है टच मी नॉट प्लांट के बारे में। तो टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही अगर आप टच करती है उन्हें या फिर कोई एयर भी लगती है तो क्या होता है, वो तुरंत स्टिमुलेट करती है, यानी क्या, तुरंत उनका रिफ्लेक्स एक्शन आता है, वो खुद को बंद कर लेती है। अब उनमें किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों इस तरह की चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स क्यों है, ये सारी चीज़ों को जानना है। अगर मान के चलिए जो प्लांट्स हैं जो उसमें दो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट जो होते हैं वो शो करते हैं। पहला डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर वन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब ये क्या चीज़ें हैं वो चलिए अब हम देखेंगे आगे यहाँ पे। जैसे ये बताया गया इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। Let us think about the first kind of movement, such as that of the sensitive plant. Since no growth is involved, the plant must actually move its leaf in response to touch. अब देखिए बताया गया है कि सबसे पहले अगर हम मूवमेंट देखना शुरू करें तो सेंसिटिव प्लांट को जैसे ही आप देखेंगे कि उसमें किसी तरह का कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन प्लांट एक्चुअली क्या होता है, उसकी लीफ को क्या करता है, मूव कर लेता है रिस्पॉन्स में किस चीज़ के, टच के। बट देर इज़ अ नो नर्वस टिश्यू, लेकिन उसमें तो कोई ऐसा नर्वस टिश्यू भी नहीं है, ना ही कोई इस तरह की मसल्स हैं। तो हाउ डज़ द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो प्लांट कैसे डिटेक्ट कर रहा है कि उसे टच किया गया है। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और इस चीज़ को कैसे समझ के जो है लीव्स जो है कि ये इस तरह का रिस्पॉन्स कर रही हैं। ये क्वेश्चन क्या किया है, रेज हुआ है। अब चलिए देखते हैं क्या बताया है। If we think about where exactly the plant is touched, the what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a different point from of a touch. So information that a touch has occurred must be communicated. The plant also uses electrical chemical means to convey this information from cell to cell. But unlike in animals, there is no specialized tissue in plant for the conduction of information. Finally, again, as in animal, some cells must change a shape in order for the movement to happen. Instead of specialized protein found in animal muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking, therefore in changing the shapes. अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल रीज़न क्या बताया गया है। जैसे हम बात करते हैं जो एनिमल होते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं उनका नर्वस सिस्टम कैसा है, अगर हम उन्हें टच कर रहे हैं या किसी तरह की कोई एक्टिविटी या हर्ट कर रहे हैं तो क्या वो तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है। लेकिन प्लांट की बात की जा रही तो ऐसा क्या हो रहा है, ह्यूमंस का या बाकी एनिमल्स का समझ में आ रहा है क्या है, किसी न तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो क्रिएट हो रहा है और उसके बेसिस पे वो चीज़ें वो कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, तो ऐसा ही जो है एक केमिकल रिस्पॉन्स जो है इनमें भी होता है, किनमें, टच मी नॉट पेड़ में और प्लांट में। और ये जो रिस्पॉन्स है तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही जिस तरह की इलेक्ट्रिक इम्पल्स की बात हम एनिमल्स में कर रहे हैं, उसी तरह की इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स जो है, जो मीन्स है, ये इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है सेल टू सेल प्लांट में। और इसीलिए क्या होता है, जो वाटर है उसकी वाटर की ही वजह से जो है, उसकी जो चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसी की वजह से उसका साइज़ और शेप जो है चेंज हो जाता है, यानी श्रिंकिंग हो रही है या फिर उसमें स्वेलिंग हो रही है। यानी सपोज़ मान के चलिए जो टच मी नॉट का पेड़ है आपने वैसे ही देखा है, जैसे ही आप उसे
उसे टच करते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, जो उनका कम्युनिकेशन का मीन्स है जिससे वो कन्वे कर रही है इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल, वो इसे कन्वे करती है। उसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो है उसका रिजल्ट बेसिकली किस चीज़ में हो रहा है, चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ साइज़ में होता है, अगर हम मसल्स और ह्यूमंस की बात करें। लेकिन पेड़ में हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, रिजल्टिंग हो रहा है श्रिंकिंग में और स्वेलिंग में, और इसी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, उसका साइज जो शेप है वो साइज़, यानी जैसे ही हम उसे छूते हैं तो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और जैसे ही हम उसे नॉर्मल छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद वो खुल जाती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट इमीडिएट एक्शन व्हाट हैपनिंग हियर। नाउ वी सी द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब हम जो देखेंगे कि मूवमेंट क्या हो रहा है ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप द अदर प्लांट्स और फोर्सेस बाय मीन्स ऑफ अ tendrils. These tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, that part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as part of the tendril away from the object. This causes the tendril a circle around the object and thus cling it to it. More commonly, plants respond to the stimuli slowly by growing in a particular direction. Because this growth is a directional and it appears as if the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. अब देखिए मूवमेंट जो हो रहा है वो ड्यू टू ग्रोथ हो रहा है, एक स्पेशल डायरेक्शन में जाने की वजह से हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सेंसिटिव है टच के लिए टेंड्रिल्स जो हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले वो एग्जाम्पल क्या है। फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। एक जो कॉनिकल फ्लास्क है हमें उसमें जो है उसे पानी से भरना है। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद अ वायर मैश। कीप 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh. Take a cardboard box which is open from one side and then keep the flask on the box in such a manner that the open side of the box faces light coming from the window. After 2 or 3 days, you will notice that the shoot bend towards the light and root away from the light. Now turn the flask so that the shoots are away from the light and the roots toward the light. Leave it undisturbed in this condition for a few days. Have the old part of the shoot and root change the direction? Are there differences in the direction of the new growth that can conclude from this activity? अब देखिए व्हाट कैन बी कंक्लूड इन दिस एक्टिविटी, हमें देखना बेसिकली क्या किया गया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है, ठीक है, उस फ्लास्क में किया गया उसमें पानी लिया गया और एक प्लांट को डाला गया जिसे एक कार्डबोर्ड के जरिए कवर किया गया और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे एक हिस्सा उसका खुला छोड़ा गया और उसे सनलाइट में रखा गया। तो देखा क्या जा रहा है यहाँ पे, जो प्लांट है बेसिकली क्या वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है जिधर से उसे लाइट मिल रही है, किसी और डायरेक्शन में। अब इस चीज़ को हमें देखना है ऑब्जर्वेशन में क्या बताया गया है। Environmental triggers such as light or gravity will change the direction that plant parts grow in. अब देखिए environmental जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती है, ट्रिगर करती हैं। अब जैसे लाइट है या ग्रेविटी है तो ये कहीं ना कहीं जो है प्लांट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो ग्रो कर रही है उसकी चीज़ को जो है ज़रूर अफेक्ट करेगी यानी ट्रिगर करेगी। This directional or a tropic movement can be either towards the stimuli or away from it. अब देखिए ये जो डायरेक्शनल ग्रोथ है या तो ये उस मोमेंट की तरफ होगा जहाँ से स्टिमुलस हो रहा है या उससे अलग पार्ट में होगा। In 2 different kinds of the phototropic movement, shoots responds by a bending toward the light while roots respond by bending away from it. हाउ डज़ दिस हेल्प द प्लांट। अब देखिए क्या हो रहा है, जो शूट्स हैं यानी जो उसके ऊपर के तने हैं वो क्या हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, तो एक वो अलग डायरेक्शन पकड़ रहा है और जो उसके रूट्स हैं वो अलग हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली दोनों जगह अलग अलग तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरह से हेल्प कर रहा है प्लांट के लिए, चलिए देखते हैं क्या है। Plants show a tropism in response to the other stimuli as well. The roots of the plant always grow downward while the shoots usually grow upward and away from the earth. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जो रूट्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं वो डाउनवर्ड यानी अर्थ के अंदर ही वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं और एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम शूट्स की बात करें तो वो जनरली क्या होते हैं वो पृथ्वी से बाहर की तरफ यानी अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना कि नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। Now this upward and downward growth is obviously geotropism. If the I have
roots respectively. In response, the pull of the earth is a gravity is obviously geotropism. If the hydro means water and the chemo refers to the chemical, what would be a hydrotropism and the chemotropism mean? Can we think about the example? These kinds of directional growth movement, one example of a chemotropism is the growth of a pollen tube towards the ovulation. One example for a about which we will learn more when we examine the reproductive process of a living organism. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि किस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है, किस चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं क्या है, ग्रेविटी और ये सारी चीज़ें उसकी मायने रख रही हैं। तो उसके बेस पे क्या हो रहा है, बेसिकली वो बढ़ रहा है, आगे देख रहा है। हमने इन जनरल लाइफ में भी देखा हुआ है, जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो जनरली देखिएगा अगर प्लांट का आधा हिस्सा छाँव में है और आधा धूप में है, तो धूप वाला हिस्सा जो है उसी धूप को पाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होता है, बेसिकली उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है जहाँ पे उसे फोटोसिंथेसिस मिले। आपने जो भी देखा होगा, जो भी बहुत ही ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पे पेड़ जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो छोटे पेड़ होते हैं उन्हें क्या होते हैं, धूप मिल नहीं पाती है, और जब धूप मिलनी उन्हें चाहिए होती है तो एक से बढ़ के एक क्या होते हैं, एक के बाद वो लंबे होते जाते हैं जहाँ तक उन्हें धूप मिल सके उस रीजन पे वो पहुँच पाते हैं, ताकि धूप उन्हें मिल सके, और वो उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं। Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of the multicellular organism. अब चलिए इसमें आगे देखते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करेगी बॉडीज़ की मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of the sunflower in response to the day or night, on the other hand, is quite slow. Growth related movement of the plants will be even slower. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जैसे टच मी नॉट प्लांट की, अगर हम बात करते हैं, हम जैसे उसे टच करें यानी वो बहुत ही सेंसिटिव है टच से, तो तुरंत स्टिमुलस हो जाती है। अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो जैसे ही सन उगता है तो उसका डायरेक्शन सन की तरफ होता है, जैसे ही सन डूब जाता है तो उसका डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो कहीं ना कहीं ग्रोथ डेवलपमेंट की, ग्रोथ रिलेटेड, तो सनलाइट में जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है प्लांट्स की, लेकिन अगर उसे सनलाइट नहीं मिल रही है तो क्या है, ग्रोथ उसकी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर भी जो है कहीं ना कहीं क्या है, वो फैक्ट यानी अफेक्ट कर रहे हैं। Even in the animal bodies, there are carefully controlled a direction to the growth. Our arms and fingers grow in a certain direction, not haphazardly. अब देख लिए क्या हो रहा है, अगर हम एनिमल्स की ग्रोथ की भी बात करें, जो हमारे हाथ पैर और उनकी उंगलियों का डायरेक्शन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहे हैं, बल्कि आड़ी टेढ़ी तरह से वो ग्रो नहीं कर रहे कि हाथ की उंगली किसी और डायरेक्शन में जा रही है, आर्म्स किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसी ग्रोथ हम में नहीं होती है। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी इधर स्लो और फास्ट, और ये कंट्रोल मूवमेंट जो है क्या है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। इफ़ फास्ट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई आर टू बी मेड, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। अब देखिए जो मीडियम है ट्रांसफर में, यानी जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत क्विकली जो है पास हो रही है, और जो मीडियम है ट्रांसमिशन का वो इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन को क्या है वो बहुत रैपिडली पास कर सके। That means it should be very fast. Electrical impulses are an excellent means for this, but there are a limitation to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by a nervous tissue, not each and every cell in the animal body. Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism. अब देखिए बात किया गया है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं एक्सीलेंट मीन्स होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए जो कम्युनिकेशन इसे भेजनी है, बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को यूज़ करने की। फर्स्टली क्या है, इट विल रीच ओनली टू द दोज सेल्स हु आर कनेक्टेड बाय अ नर्वस टिश्यू। पहली बात तो ये उन्हीं सेल्स तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है जो कि एक टिश्यू में कनेक्टेड है, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, बल्कि वो हर सेल की बॉडी, जो एनिमल की बॉडी है उस सेल तक वो नहीं पहुंचाएगा इसे। Secondly, once an electrical impulse is generated in the cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism. अब सेकेंडली बात जो है कि जैसे एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई है तो उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिट होने के बाद वो थोड़ा टाइम लेगा उसे उस मैकेनिज्म को क्या करने के लिए, रीसेट करने के लिए, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। इसके पहले कि वो दूसरा जो इम्पल्स है उसे जनरेट करे और फिर ट्रांसमिट करे, तो इसमें क्या है, थोड़ा उसे समय चाहिए। इन अदर वर्ड्स, सेल कैन
नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर अदर वर्ड्स में इसे सिंपली समझाने की कोशिश किया जाए तो क्या है कि जो सेल्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूसली जो है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। It is thus no wonder that the most multicellular organism use another means of communication between cells। और इसीलिए बोला गया है कि और भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यही रीज़न है कि वो कम्युनिकेशन के लिए जो है बिटवीन जो है वो अदर वे यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन सेल्स, और यू कैन से द केमिकल कम्युनिकेशन इस चीज़ पे पूरी तरह से बेस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell। अगर देखिए जो ये जनरेट करने का चल रहा है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करेगा, देन वो सेल्स जो है स्टिमुलेट होंगे और फिर रिलीज़ होगा केमिकल कंपाउंड। इसमें अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, इसकी जगह जो है केमिकल कंपाउंड वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा काम का है, क्योंकि ये डिफ्यूज़ होने में सेल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है इन द original cell। If other cells around have the means to detect this compound using a special molecules or their surfaces, they would be able to recognize the information। और अगर दूसरे सेल्स की हम बात करें तो अगर ये सारी चीज़ों कंपाउंड को, इन केमिकल कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर पाएंगे तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने में क्या होगा, उनके लिए ईजी होगा, और वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही आराम से ट्रांसमिट हो सकती है। और दिस विल बी अ स्लोअर ऑफ अ कोर्स कनेक्शंस, और ये जो है थोड़ा स्लोअर कोर्स होगा इन कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो। बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, लेकिन ये जो है पोटेंशियली पूरे सेल्स की, बॉडी की सेल्स में क्या है, रीच कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शन, एंड इट कैन बी डन स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। दिस compound or hormone used by the multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity। अब देखिए इसमें बताया गया है जिस तरह का ये कंपाउंड है और जिस तरह के हार्मोन्स यूज़ हो रहे हैं सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ही ग्रेट डील शो करती है डाइवर्सिटी की तरफ। As we would expect, a different plant hormone help to coordinate a growth, development and response of the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action। Let us take an example that we have worked either earlier in activity 7.2. When the growing plants detect a light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip help the cells to grow longer। When light is coming from one side of the plant, the auxin diffuses towards the shady side of the shoot, and this concentrated of the auxin stimulates the cells of grow longer on the side of the shoot which is away from the light, and thus the plant appears to be bent towards the लाइट। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया गया बेसिकली, आई एम गोना रिपीट अगेन दिस पैराग्राफ। यहाँ पे एक एग्जांपल की बात की गई जो कि एक्टिविटी हमने देखी है अभी 7.2 में। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, जब बढ़ रहा पौधा बेसिकली क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, तो हार्मोन, एक तरह का हार्मोन जो है प्लांट में, उसको कौन सा है, ऑक्सिन है, जो कि सिंथेसाइज्ड करता है एट द शूट टिप। जो भी प्लांट का शूट टिप होता है, यानी जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है प्लांट, किसी भी प्लांट का, उस शीट टिप पे सिंथेसाइज करता है, और ये जो है उसे हेल्प करता है और बड़ा होने में, यानी उस चीज़ को बढ़ने में, लॉन्गर बड़ा होने में। व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, और जब लाइट जो है प्लांट के किसी एक साइड से ही आ रही है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसी डिफ्यूज़ करता है टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट, यानी वो जो है शेडी साइड ऑफ जो शूट है वहाँ पे वो डिफ्यूज़ होने लगता है। और दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट। और यही जो है कहीं ना कहीं क्या इसे हेल्प करता है, उस साइड में, यानी जो हिस्सा जो है बेसिकली धूप से अलग है या धूप से दूर है, उस पार्ट के शूट को जो है बढ़ने में वो ज़्यादा हेल्प करता है, और वो ज़्यादा लंबे होते हैं जो कि उससे दूर हैं, बल्कि जो प्लांट लाइट में है वो उसकी तरफ क्या होता है, चला जाता है, बेंड होता चला जाता है टुवर्ड्स द। Now we see another example of plant hormone are gibberellins which like an auxins। अब जो दूसरा हार्मोन है वो है गिब्रेलिन्स, जो कि ऑक्सिन हार्मोन की तरह पे है, जो कि ग्रोथ करता है, हेल्प में ग्रोथ करता है स्टेम की। साइटोकिन्स प्रमोट अ सेल डिविजन एंड इट इज़ अ नेचुरल देन दैट they are present in the greater concentration in the areas of a rapid cell division such as fruits and seeds। These are the examples of the plant hormone that help in the
प्रमोटिंग ग्रोथ। अब देखिए जो यहाँ पे अभी तक हमने ऑक्सिन की बात की थी वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा था। दूसरा जो बताया हमने क्या बताया, गिबेरलिन्स, और जो दूसरा और एक है वो क्या है, साइटोकिन्स। ये क्या कर रहे हैं, प्रमोट, साइटोकिन्स बेसिकली क्या प्रमोट कर रहे हैं, सेल डिवीजन की तरफ। और नेचुरली सारी चीज़ें जो है ये प्रेजेंट रहती है ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में। रैपिड सेल डिवीजन की बात करें या फ्रूट सीड्स की बात करें, बाकी चीज़ों को बनाने में। और ये सारी हार्मोन्स जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए प्रमोट करती हैं, उन्हें बढ़ने के लिए। ये जब, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स ऑल्सो नीड्स अ सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग। लेकिन प्लांट्स को भी जो है कहीं ना कहीं एक सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है कि अब उसने ग्रो करना बंद करना है। तो एब्सिस एसिड जो है ये एक एग्जाम्पल है उस चीज़ का जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, यानी क्या है, उसकी ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट यानी कम करने का काम करता है। इट अफेक्ट्स इंक्लूड अ विल्टिंग ऑफ लीव्स, और ये इसके साथ साथ जो विल्टिंग ऑफ लीव होती है उसे भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब बेसिकली जो पत्तों का हिलना है उसे भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब चलिए हम देखेंगे आगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। अब बेसिकली जो है एनिमल्स में किस तरह के हार्मोन होते हैं, क्या चीज़ें ये करते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे इस चैप्टर में अब आगे देखेंगे। So let's start it here. How are such chemical or a hormonal means of the information transmission used in the animals? What do some animals, for instance squirrels, experience when they are in the scary situation? Their bodies have to prepare either for fighting or running away. Both are very complicated activity that we will use to great deal of energy in controlled ways. Many different tissues type will be used in the many activity integrated together in this action. However, the two alternate activity, fighting or running, are also quite different. So here, the situation in which some common preparation can be usefully made in the body. This preparation should identically make it easier to either do the activity near future. How would this be achieved? देखिए यहाँ पे एक बात की गई कि ये जो किस तरह से केमिकल और हार्मोनल मीन्स जो है ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ हो रहा है एनिमल में, तो ये हर एनिमल में किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि अगर हम स्क्विरल की बात करें, आपने एक्सपीरियंस किया होगा अगर किसी स्कैरी सिचुएशन में वो फंसी है तो बॉडी में क्या किस तरह की चीज़ें वो प्रिपेयर करती है फाइटिंग के लिए या दौड़ने के लिए, किस तरह की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो रही है, किस तरह का एनर्जी कंट्रोल है, किस तरह की टिश्यूज़ का जो है डिफरेंट टाइप है वो जो कि यूज़ हो रहा है इस एक्टिविटी में, इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ की जा रही है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। If the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for the कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। अब यहाँ पे बताया गया, देखो अगर बॉडी डिज़ाइन की हम बात करें, जो स्क्विरल है वो रिलाइट कर रहा है किस चीज़ पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में वाया नर्व सेल्स, यानी जो उसके अंदर की नर्व सेल्स है उसके थ्रू जो है उनको सारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिल रहा है। तो रेंज ऑफ टिश्यू जो है इंस्ट्रक्टेड हो रहा है कि कमिंग एक्टिविटी जो उसे करनी है वो कितनी लिमिटेड है, ये क्या है, ये सारी चीज़ों का उसे पता है। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, अगर इसके साथ साथ केमिकल सिग्नल भी जो अगर भेजा जाए तो इट बी रीच all the cells of the body and provide the wide ranging changes needed। और अगर ये चीज़ ऐसे होती है तो क्या होता है, उसकी बॉडी में कई तरह के वाइड रेंजिंग चेंजेस चीज़ें जो है नीडेड है वो की जा सकती हैं। दिस इज़ डन बाय मैनी एनिमल्स, और ये चीज़ जो है कई एनिमल्स के द्वारा की जाती हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ये भी इसी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड द एड्रेलिन दैट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड विच इज़ लुक एट द फिगर 7.7 टू लोकेट दिस ग्लैंड। अब देखिए जो एड्रेलिन है किस तरह से काम करता है, क्या करता है वो हम देखेंगे आगे। एड्रेनल इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूडेड द हार्ट। अब ये जो हार्मोन है ये जो सिक्रीट कर रहा है और जिस चीज़ के लिए कर रहा है वो क्या है, हार्ट है, जो ब्लड के थ्रू हो रहा है। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर, और ये जो हार्मोन है क्या करता है, इसी हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, हार्ट बीट को फास्ट करने के लिए, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, जिसका सप्लाई क्या निकलता है, हमारी जितनी मसल्स हैं उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है। The blood to the digestive system and the skin is reduced due to the contraction of muscles around a small arteries in this organ. This diverts the blood to our skeletal muscles and the breathing rate also increases because of the contraction.
ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। अब देखिए यहाँ पे बताया गया ये जो डाइवर्ट कर रहा है ब्लड्स को स्केलेटन में, मसल्स में और सारी चीज़ों में, कहीं ना कहीं क्या है, ब्रीथिंग रेट जो है इंक्रीज होने से हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम का और हमारे रिब मसल्स का, इसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, इसका रेट भी इंक्रीज करता है। ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। और ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बॉडी को सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी करती है। Such animal hormones are part of the endocrine system which constitute a second way of control and coordination in our body। और ये सारी चीज़ें जो तैयार की जा रही है कहीं ना कहीं बहुत ही सेकेंड से ही दूर है हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। देखिए जिस सिचुएशन की यहाँ पे बात की गई है, मान के चलिए क्या होता है, कई बार हमें पता चला है कि कुत्ता हमारे पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, और वो कुत्ता हमें काट सकता है। हम इमीडिएटली क्या करते हैं, बेसिकली हमारा, देखिए हमने दौड़ना स्टार्ट किया, हमें अचानक से बहुत एनर्जी आ जाती है, हमारा ब्लड जो है बहुत स्पीड में पंप होने लगता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। आपने नोटिस किया आपकी बॉडी पार्ट्स जो है, आपकी सांसें तेज़, यानी दौड़ने से हमारी सारी चीज़ें क्या हो गई, तेज़ हो गई, इंक्रीज़ हो गई है। तो ये चीज़ कैसे हो रही है, कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सारी चीज़ बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में, और सिचुएशन के हिसाब से एनिमल को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। Remember that plants have a hormone that control their directional growth. What functions do animal hormone perform on the face of it? We cannot imagine their role in the directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or the other. अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें, रिमेंबर जैसे उन्होंने कहा है कि जो हॉर्मोन्स है प्लांट्स में किस तरह से उनका डायरेक्शनल ग्रोथ जो है वो कंट्रोल करते थे, किस तरह का फंक्शन जो है ये एनिमल हार्मोन परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें देखना है। तो वी कैन नॉट इमेजिन दैट देयर इज़ अ रोल इन द डायरेक्शनल ग्रोथ। तो अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो इस तरह का कोई डायरेक्शनल ग्रोथ जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, और हम ना ही ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और दी अदर। हमने कभी किसी ऐसे एनिमल्स को या इंसान की अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, हमने किसी को ऐसा नहीं देखा है कि वो किसी एक ही डायरेक्शन में जो है ग्रो कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर रहा है। इट विल or the other depending on light or gravity, but if we think about it more it will become evident that even in the animal bodies growth happen in carefully controlled places। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा और गौर करें तो हम एनिमल्स में भी इस चीज़ को गौर करेंगे कि इनका भी जो बॉडी ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही और हिसाब से होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा कंट्रोल प्लेसेस में। Plant will grow leaves in many places on the other plant body, for example, but we do not grow fingers in our faces। मतलब कि देखिए जैसे प्लांट की बात की गई तो प्लांट में क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी पे लीव्स जो है ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं इधर उधर, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा होता है कि मुंह पे भी फिंगर्स आ रही हैं, पैर में भी आ रही हैं, उसके बाद जो हमारा नी पोर्शन है वहाँ पे भी आ रही है। ऐसा होता है क्या, नहीं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में जहाँ जो चीज़ है वहीं से वो बढ़ रही है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। और ये जो डिज़ाइन है हमारी बॉडी कंट्रोल का, ये बहुत ही केयरफुली मेंटेन किया हुआ है। इवन ग्रोथ जो होती है चिल्ड्रन की उस टाइम पे भी जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है और एक स्पेसिफिक पार्ट में ही बेसिकली उसी तरह से वो ग्रो करता है पर्टिकुलर वे में, कहीं ज़्यादा कहीं कम ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी देखने। Let us examine some example to understand how hormones help in coordinated growth। अब चलिए हम कुछ examples देखेंगे और समझेंगे कि हार्मोन जो है किस तरह से हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ के डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें, we have all seen the salt packet which say iodized salt और enriched with iodine। अब आपने कई सारे ऐड सुने हैं कि इस नमक में आयोडीन है, काफ़ी ज़्यादा आयोडाइज है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट, तो चलिए देखते हैं आगे। Iodine is necessary for the thyroid gland to make a थायरोक्सिन हार्मोन। अब जो आयोडीन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, जो कि हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। और थायरोक्सिन जो है रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। अब थायरोक्सिन जो है ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, इन सारी चीज़ को बेसिकली रेगुलेट करने के लिए जो है वो हमारी बॉडी में इनका बेसिक जो बेस्ट बैलेंस है, ग्रोथ प्रोवाइड करता है, वो ये ही करता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइसिस ऑफ थायरोक्सिन, और इसीलिए जो है आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थायरोक्सिन के लिए। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट in our diet there will be no possibility that we might suffer from a goiter। अगर ये चीज़ जो है सफिशिएंट अमाउंट में हम नहीं दे रहे, हमारी बॉडी में नहीं मिल रहा है आयोडीन, तो क्या होगा, हम गोइटर जो बीमारी है उससे पीड़ित हो सकते हैं।
वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिसीज इज अ स्वेलन नेक। उसका जो एक सिम्टम है वो पहला यही है कि आपका जो नेक पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सूज जाता है। कैन यू को रिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द फिगर 7.7? क्या आप इससे जो है इसका पोजीशन देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि ये कहाँ पे है थायराइड ग्लैंड? तो देखिए यहाँ पे इमेज जो है वहाँ पे बताई गई है थायराइड ग्लैंड की। चलिए अब देखते हैं आगे। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल। हम जो है अपनी रियल लाइफ में देखते हैं कई सारे लोग जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं या छोटे होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये किस तरह से हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन जो है ये बहुत ही बड़ा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये सिक्रेट होता है। एज इट्स नेम इंडिकेट द ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और जैसे कि हम जानते हैं ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये खुद ही अपना नाम जो है बता रहा है कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये हमारी बॉडी में जो भी तरह की डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो उसके लिए काम करता है। इफ़ देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड्स टू अ ड्वार्फिज्म। अब मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि अगर ये जिस तरह की डेफिशिएंसी है जो हो रही है हार्मोन की वो चाइल्ड में हो रही है तो ये क्या हो रही है, ये लीड करती है ड्वार्फिज्म की तरफ से, मतलब उसका विकास नहीं हो पाएगा प्रॉपरली और वो उसके जो अंग है या पूरे हाइट हेल्थ की बात करें क्या होगी, थोड़ी रुक जाएगी, बहुत कम जो है वो रह जाएगी। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friend as you approach to 10 to 12 years of the age. These changes associated with the puberty are because of the secretion of the testosterone in the males and the ओजेस्ट्रॉन इन द फीमेल्स। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि आपने कई तरह के ड्रामेटिक चेंज जो है वो अंदर अपने ही अंदर अब उस अपीयरेंस में देखे होंगे। जिस तरह के चेंजेस आपने 10 से 12 साल में या अपनी स्कूल लाइफ में ही आपने देखा होगा जो अपनी फ्रेंड्स के बीच में कि किस तरह की उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मेंस में होती है वो किसकी वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल्स में होती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से फीमेल्स में होती है। Do you know anyone in your family or friends who has been advised by a doctor to take a less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसे किसी को देखा जिन डॉक्टर ने एडवाइस किया कि वो अपने खाने में कम शुगर रखें क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ से, डायबिटीज़ से? एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग अ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। और एज अ ट्रीटमेंट भी जो है कई लोग जो है किस सारी चीज़ों के बारे में ले रहे हैं, इंसुलिन के बारे में, डायबिटीज़ के ले रहे हैं, इंजेक्शंस जो हैं लिए जाते हैं। दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पैनक्रियाज एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग अ ब्लड शुगर लेवल्स। अब ये जो हार्मोन है कहीं ना कहीं प्रोड्यूस तो हो रहा है पैनक्रियाज में और हेल्प कर रहा है किस चीज़ को, ब्लड शुगर को लेवल को रेगुलेट करने में। If it's not secreted in a proper amount, the sugar level in the blood rises causing a many harmful effect. अगर ये जो चीज़ है अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है ये बढ़ता चला जाएगा, जितना प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए उतना ना रह के और बढ़ता चला जाएगा जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। if it's so important that hormone should be secreted in the precise quantity, और अगर ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हार्मोन क्या है हमारी बॉडी में प्रिसाइज क्वांटिटी में सिक्रीट होना चाहिए। वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज़ डन, और ये हमें मैकेनिज्म की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से ये हो सके। The timing and amount of hormone released are regulated by a feedback mechanism. For example, if the sugar level in blood is rises, they are detected by the cells of the pancreas which respond to the producing of more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. अगर जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है तो क्या होगा, हमारा पैनक्रियाज जो है इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देगा ताकि उस सारी चीज़ को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और जैसे ही वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, उसका सिक्रेशन भी उसके हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक टेबल बताया गया है, जैसे जो ग्रोथ हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हो रहा है जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गन। थायराइड ग्लैंड है जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म बॉडी की ग्रोथ का। इंसुलिन है तो ये ब्लड शुगर लेवल को कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन जो है, तो यहाँ पे बेसिकली सारे हार्मोन्स के बारे में बताया गया है किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में। इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।